वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडव यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज चली हुई है उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज भी आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका बहुत टाइम सेव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में बच्चों हम ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा ज़रा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है और ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, वन बाय वन मैं इनको कराता हूँ। जब कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें बच्चों, तो उन क्वेश्चंस को ज़रा देखिएगा। अगर जैसे हम बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की या इसको सॉल्व करने की, तो हम इसको इस वजह से नहीं करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें चेंज करते हैं जिसके वजह से बहुत ईजी हमारे लिए हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, इसके अंदर एक आइडेंटिटी का यूज होगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख कैसे सकते हैं। देखिएगा ज़रा ध्यान से, 0.2 क्यूब हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया ताकि ये हमारी एक आइडेंटिटी की शेप में आ जाए और वहाँ से हमारे लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाए इसके लिए। ओके, अभी मैं आपको और भी समझाता हूँ जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आ रही होगी। सबसे पहला तो पॉइंट ये है बच्चों, देखिएगा हमने 0.008 को इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि जब आप इसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो ये देखिएगा डेसिमल है तो ये चीज़ आपके सामने आती है। 2 बार करोगे तो ये आ जाएगा 0.04। आई बात समझ में। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको इस वजह से भी तोड़ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ हमारी एक आइडेंटिटी बन गई बच्चों, ये ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो जो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों वो सिर्फ इतना आएगा कि ए माइनस में बी। ओके, इसका मतलब क्या है, ए क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ 3.2 और उसमें से जो बी है बच्चों वो हमारा ये रहा 0.2। तो हमने क्या करना है, इसको माइनस करना और जो 3 है डेट विल बी योर आंसर। देखिएगा कितना इजी हो जाता है थोड़ा सा चेंज करने से। ठीक है, एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इमेजिन करके यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा ये स्क्वायर रूट दिया गया है, इसकी वैल्यू है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर रूट को बच्चों जो ख़त्म करता है वो स्क्वायर करता है, तो हम बोथ साइड जो है वो इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा 961। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 961 और प्लस में x। इसी तरीके से 32 का जो स्क्वायर होगा बच्चों 1024 होगा और यहाँ से आ जाएगा 961। ठीक है, इसके साथ तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, इसको हम इधर ले जाकर माइनस करेंगे। तो जब माइनस करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 63। बहुत ईजी है, समझते चलें आप। ये देखिएगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमसे ये पूछा गया कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। यानी कि नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये पावर इसकी नहीं होती तो सिंपल था, हम मल्टीप्लाई करके लास्ट में देख सकते थे। ठीक है, इतनी बात। 7 को 1 से करता तो 7 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे पावर्स दे दी है बच्चों, ध्यान से देखो जरा। क्लियर है, यहाँ 2 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो जो इकाई का अंक होता है बच्चों वो सेम आ जाता है। यानी कि अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो सेम आएगा। लेकिन अगर कोई और यहाँ पे अंक हो और उसकी पावर दे रखी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे जैसे ये 2, 4, 5 है, इसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बच्चों जो शेष बचता है वो 1 बचता है। कितना बचता है बच्चों, 1 बचता है। तो बस आपने क्या करना, लास्ट में बाकी को छोड़ दीजिएगा। जैसे इसमें 7 है ना, ये 7 ले लो इसमें से, और जो शेष बचा हुआ है उसको पावर की फॉर्म में रख दो। और अभी मैंने आपको समझाया कि 0, 1, 5, 6 हो तो हमारे पास चाहे पावर कोई भी हो, इकाई का अंक सेम रहता है। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों काफ़ी बार रिपीट होता है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों, और 8 वस्तुओं के वो विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, और बाय में हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से विक्रय मूल्य कर देंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 बाई में 10। इसको हम CP और इसको हम SP भी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये कितना है क्रय मूल्य 8 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, यहाँ से देखिएगा 10 हो गया। तो इसका मतलब जो लाभ होगा बच्चों वो 2 हो गया।
मतलब क्या है, 8 रुपये की चीज़ को अगर हम 10 में बेचते हैं तो हमें 2 रुपये लाभ होगा। और जो लाभ प्रतिशत होता है बच्चों, या प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, सीपी पे होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाभ आ जाएगा, नीचे क्रय मूल्य गुणा में 100। फॉर्मूला है बच्चों ये, बस इसको कैंसिल कर दीजिएगा। देखिएगा कितना ईजी है। कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 25%। इसको हम एक फॉर्मूले से थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि जो अगर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का जो नंबर दे रखे उसको हम m मान लें और इसको हम n मान लें। ठीक है, विक्रय मूल्य जो वस्तुओं का दे रखे उसको हम n मान लें। तो आप इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो लाभ की उसी श्रेणी में रखेंगे और माइनस आता है तो हानि में रखेंगे। इज दैट क्लियर। ये भी फॉर्मूला आप लगाकर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% की छूट दी गई। इस प्रकार उस पर लाभ या हानि प्रतिशत कितने होगा। यहाँ पे पॉइंट एक बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको दिया गया है कि 40% अधिक है, इसको हम ए मान लेते हैं क्योंकि अधिक है तो प्लस का लिख दिया हमने, और जो बी है वो छूट है उसको हमने मान लिया माइनस। तो अगर इसमें जीरोज हों तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इसके अंदर 15, 17, 27 हो तो हम फ्रैक्शन मेथड से भी जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा ज़रा। ठीक है, यहाँ पे a + b + a × b बाई में 100, फिर उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा a जो है वो प्लस के 40 है, क्योंकि छूट माइनस में होती है इसलिए हमने -30 रख दिया। यहाँ पे भी विद साइन लेना है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और बाय में कितना बच्चों 100 है, 40 में से 30 गई तो कितना होता बच्चों 10 आ गया। यहाँ पे जीरो जो हमने कैंसिल कर दी तो माइनस के 12, यानी कि -2 आया। इसका रिजल्ट क्या है बच्चों -2। -2 का मतलब क्या है, यानी कि 2% हमारी हानि होगी। क्लियर है। अगर हम किसी चीज़ का 40% रेट बढ़ाते हैं और 30% की छूट देते हैं तो 2% जो दुकानदार को है वो नुकसान होगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया था। नया औसत कितना होगा। ये भी देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 25 ये दे रखी हमें संख्याएं, ओके, और जो औसत हमें दे रखा है वो कितना दिया गया है बच्चों, देखिएगा ध्यान से 30। क्लियर। अब देखिएगा संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर संख्याओं पे फर्क नहीं है तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें योग निकालने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले में अप्लाई करने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको क्या कहा गया, देखिए यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का। 73 हमें जोड़ना था, लेकिन हमने जोड़ कितना दिया 48। ध्यान से समझ लो, 73 जोड़ना था, जोड़ हमने दिया कितना 48। तो इसका मतलब कितना डिफरेंस अभी और बचता है जो हमें जोड़ना था, यानी कि 25। तो आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 73 जोड़ना था, 48 जोड़ा हुआ है, तो इसी का जो डिफरेंस है बच्चों कितना 25। अब ये योग और बढ़ जाना था, तो इसका मतलब संख्याएं तो हमारी उतनी की उतनी हैं। तो औसत में कितना फर्क पड़ना था, जितना ये डिफरेंस है उसको बस संख्या से भाग कर दो। कितना आया बच्चों, देखिएगा 1 आया, क्योंकि ये प्लस का था तो इसलिए प्लस कर दीजिएगा। और अगर ये यहाँ पे माइनस आ जाता, ज़्यादा जुड़ा होता और कम जोड़ना था तो यहाँ पे माइनस होता, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको माइनस। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसके अंदर आपका। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक और। अपनी सामान्य चाल से 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देर से पहुँचता है, उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिएगा। मतलब क्या बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन को, पहले तो स्टेटमेंट को समझो। हमें ये दिया गया है कि किसी व्यक्ति की कोई चाल है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी चाल को 6/7 भाग कर दिया, मतलब अपनी चाल को पहले से कम कर दिया। सिर्फ ये बताइए बच्चों कि अगर स्पीड कम होती है तो जो टाइम है वो बढ़ता है, और अगर स्पीड ज़्यादा हम करते हैं तो हमारा टाइम जो होता है वो कम होता है। किसी भी स्थान पे पहुंचने के लिए अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम हमें कम लगेगा, और इसी तरह से अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो टाइम जो बच्चों वो ज़्यादा लगेगा। ये तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। यानी कि जो स्पीड है और जो टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ से देखिएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो चाल ये है तो बस आपने इसको इस तरह से रिवर्स कर देना है।
ध्यान से समझ लो जरा। 6/7 था ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि पहले अगर कहीं पे जाने में 6 मिनट लग रहे थे तो अब कितने मिनट लगते हैं? 7 मिनट लगते हैं। ये पहले का आएगा और ये अब का आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो फ़र्क है वो 12 मिनट का है। ध्यान से समझो ज़रा बस इसको, कि अब जो है वो 12 मिनट ज़्यादा लेता है। तो इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है वो कितना है? 12 मिनट के बराबर है। तो पहले जो टाइम लग रहा था बस 12 से गुणा कर दीजिएगा, 72 मिनट आ जाएंगे। और यहाँ पे आप 12 से गुणा करते हैं तो 84 मिनट, यानी कि अब 84 मिनट लग रहे हैं। अब 72 मिनट भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आप इसको हार्स में कन्वर्ट करें तो 1 हार प्लस में 12 मिनट भी आ सकता है। 1 घंटा 12 मिनट भी आपका आंसर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन जब हम उसको 9 से भाग करते हैं तो वो पूरी भाग हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों आपने एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये कह रहे हैं कि जैसे 6, 7, 8 है। क्लियर है? 6, 7, 8 है। ये कहते हैं भी वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, एलसीएम जो होता है वो हमेशा सभी संख्याओं से भाग होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जो शेष है वो 3 बच जाना चाहिए। इसको भी हम बाद में समझाते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें कंबाइन किए गए हैं। यहाँ से देखिएगा बच्चों, हम पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एलसीएम निकाल लिया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, तो जो इसका एलसीएम आता है बच्चों वो 840 आता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान से समझो। ये वो नंबर है जिसको ये सारे के सारे डिवाइड करेंगे। क्लियर? लेकिन अभी हमने 3 शेष भी बचाना है तो हम 3 इसमें प्लस कर देंगे। अगर क्वेश्चन होता आपका सिर्फ बच्चों यहाँ तक, फिर तो आंसर आ गया था इसका 843। लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया है कि जब हम इसको 9 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग हो जाता है। क्या ये संख्या 9 से पूरी भाग होगी? ओके, नहीं हो पाएगी। तो अभी आंसर हमारा नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा जो यहाँ पे आया हुआ है ना, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो 1683 आएगा। क्या ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? अब देखिएगा 9 से पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, विभाजिता के नियम में आप पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ इसके अंकों का योग देखेंगे। क्या देखेंगे? अंकों का योग। तो जब आप इसके अंकों की बात करते हैं, जोड़ते हैं तो 18 आ जाता है। तो ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 9 से पूरी भाग होगी। और अगर इनसे डिवाइड करते हैं तो ये जो है शेषफल 3 देगी। ठीक है, लेकिन बच्चों हम इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन अगर मैं लिखना चाहूँ इसके, तो ऑप्शन ये हमारे पास है। ठीक है, ये देखिएगा, ये ऑप्शन है हमारे पास और लास्ट में है 1793। आप क्या करेंगे बच्चों, इनके अंकों का योग निकाल लेंगे सभी के। ठीक है, जब आप इनको प्लस करते हैं तो कितना बनता है? देखिएगा 14 बनता है। जब इनको सारों को प्लस करते हैं तो कितना बनता है? 16। जब इनको प्लस करते हैं 18, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो बच्चों 20 बनता है। सिर्फ एक ऐसी ही संख्या है सी जिसके अंकों का योग जो है वो 9 से भाग हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, 2 ऑप्शन भी एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को समझना भी जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए क्रम से 9 तथा 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और समझने का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, समझते चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये आपको दे रखा है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी जो है उस काम को 12 दिन में करता है। तो बच्चों हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 36। यूँ मान के चलो कि 36 यूनिट जो है वो इन्होंने काम करना है। अब जो ए है वो 9 दिन में काम को पूरा करता है। ध्यान से समझो जरा इसको। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 4 यूनिट काम करता है, यानी कि 36 को 9 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 यूनिट आएगा। यानी कि जो ए है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट?
अब ये क्या कह रहे हैं देखिएगा, ए काम को शुरू करता है, अगले दिन बी काम को करता है, तो इस तरह से तीसरे दिन फिर ए करता है, फिर बी करता है चौथे दिन, और ये सीरीज इस तरह से चलती रहती है जब तक के काम पूरा नहीं होता। ध्यान से समझो जरा। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 7 यूनिट काम होता है, ध्यान से समझो, क्लियर। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है बच्चों, ये 2 दिन का काम होगा, क्योंकि एक दिन ए ने किया तो अगले दिन जो है वो बी ने किया। ध्यान से समझते चले इस बात को, एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तो इसका मतलब ये 2 दिन का काम होगा 7 यूनिट, और काम हमें करना है 36। तो 7 के पहाड़े में कहीं पे भी 36 नहीं आता, लेकिन हम उससे कम की बात करते हैं तो 5 पे आता है, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। लेकिन यहाँ देखिएगा 7 यूनिट 2 दिन में कर रहे हैं तो आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये 10 डेज का काम आएगा, ना कि 5 डेज का आएगा। अब देखिए 35 यूनिट काम हो गया, क्लियर, और 1 यूनिट काम बच गया। लेकिन जो 11वें दिन है, बताइए किसकी टर्न होगी 11वें दिन। अब देखो ए बी इस तरह से करते जा रहे हैं तो 10 दिन पेयर चलेगा सेम, तो 11वें दिन भी किसकी बारी होगी, वो ए की बारी होगी। लेकिन जो ए है वो तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और अभी तो सिर्फ कितने यूनिट बचा हुआ है, 1 यूनिट काम बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है उसको 1/4 डेज में कंप्लीट कर देगा। अब 10 दिन तो बच्चों ये लगे, और 1/4 ये हो गया, तो इसका मतलब 10 is to 1/4 डेज जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत में और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। ये देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे दिया गया है, पहले तो आप इसकी लैंग्वेज को समझें। ये यूँ कहते हैं भी जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखिएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज, ये तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, बाकी तो आप इसको डायरेक्ट भी फिर बाद में कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो ये क्या हो गया बच्चों, साधारण ब्याज हो गया, और ये क्या हो गया, मूलधन। अभी आपको क्या दे रखा है कि जो दर है और समय है, दर और समय वो समान है, मतलब क्या, हमने उसको x मान लिया भी, x प्रतिशत भी हो सकता है और x वर्ष भी हो सकता है, समझे इस बात को। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और नीचे क्या आएगा बच्चों 100, और ये किसके बराबर होता है, ब्याज के बराबर। तो इस केस में ब्याज कितना है, 16 है, और मूलधन कितना है, 25 है। दर और समय क्या है, x हैं, बस आप इसको अब सॉल्व कर दीजिएगा। तो x इंटू एक्स क्या होता है, x² आएगा, 2x नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि अगर हम दर की बात करें तो 8% है, और अगर हम समय की बात करें तो 8 वर्ष है, क्योंकि दोनों एक जैसे दे रखी हैं आपको। ये डेट क्लियर। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।